द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इनकम टैक्स लॉ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमिनल जजमेंट की गहराइयों में उतरेंगे। CIT बनाम मैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड, ये 1967 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन इसकी रेलेवेंस मतलब आज भी उतनी ही है। इट इज इंडीड अ फाउंडेशनल केस। ये उन फैसलों में से हैं जो कानून की सिर्फ व्याख्या नहीं करते, बल्कि बिजनेस करने के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर रोशनी डालते हैं। हमारा आज का मिशन इस केस के थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच के क्रूशियल डिस्टिंक्शन को समझना है। बिल्कुल। ये सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर बिजनेस के P&L अकाउंट और टैक्स प्लानिंग की बुनियाद है। हमारे पास इस एनालिसिस के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंश और कुछ कानूनी विशेषज्ञों के नोट्स हैं। राइट। तो सवाल ये है कि मैसूर शुगर कंपनी की कहानी क्या थी? एक बिजनेस का सामान्य सा दिखने वाला नुकसान इतना बड़ा कानूनी सवाल कैसे बन गया? इसकी शुरुआत एक बहुत ही नॉर्मल कमर्शियल एक्टिविटी से होती है। मैसूर शुगर कंपनी का कोर बिजनेस था शुगर केन खरीदकर शुगर बनाना। द एंटायर डिस्प्यूट रिवॉल्व्स अराउंड द मनी दे एडवांस टू फार्मर्स फॉर दिस वेरी पर्पस। जैसा कि जस्टिस हिदायतुल्लाह ने अपने फैसले की शुरुआत में ही फ्रेमवर्क सेट कर दिया था, और मैं उनके शब्दों को कोट कर रही हूँ, द सेंट्रल पॉइंट टू डिसाइड इज वेदर द मनी विच वॉज गिवन अप represented a loss of capital or must be treated as a revenue expenditure. Okay. यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द पूरी चर्चा घूमेगी। Okay, let's unpack this. ये कंपनी गन्ना किसानों के साथ काम कैसे करती थी? What was their operational model? कंपनी को अपने रॉ मटेरियल यानी गन्ने की एक स्टेडी एंड रिलायबल सप्लाई चाहिए थी। जरूरी है, बिल्कुल। इसके लिए उन्होंने लोकल शुगर केन ग्रोअर्स, जिन्हें ऑपिगेडर्स कहा जाता था, के साथ एक फॉर्मल अरेंजमेंट किया। अच्छा। ये एक रिटन एग्रीमेंट था जिसे ओपीजे कहते थे। इसके तहत कंपनी किसानों को एडवांसेस देती थी। इसमें शुगर केन सीडलिंग्स, फर्टिलाइजर्स और कैश, यानी जो भी खेती के लिए जरूरी था, वो सब शामिल था। So in modern terms, it was basically a supply chain financing model. कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल यूज करके अपनी सप्लाई लाइन सिक्योर कर रही थी। हाँ, आप इसे मॉडर्न टर्म्स में बिल्कुल वैसा कह सकते हैं। बदले में ओपिगीदार्स कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड थे कि वो अपनी पूरी गन्ने की फसल सिर्फ मैसूर शुगर कंपनी को ही उस समय के मार्केट रेट पर बेचेंगे। ये जो एडवांस दिया जाता था, उसे इंटरेस्ट के साथ गन्ने की फाइनल प्राइस से एडजस्ट किया जाना था। इट वॉज अ फॉरवर्ड अरेंजमेंट, क्योंकि एक शुगर केन क्रॉप को मैच्योर होने में लगभग 18 महीने लगते हैं। राइट। So the company was essentially securing its raw material for the next operational cycle. Sounds like a standard smart business practice. फिर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? The problem was an act of God. 1948-49 में एक severe drought यानी एक भयानक सूखा पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि किसान गन्ना उगा ही नहीं पाए, और consequently कंपनी अपनी शुगर मिल्स नहीं चला सकी। The entire operational cycle just collapsed. बाप रे। As a result, कंपनी द्वारा दिए गए 2,87,422 रुपए के एडवांसेस अनरिकवरेबल हो गए। A huge loss for that time. इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया गया? मामले की सीरियसनेस को देखते हुए मैसूर गवर्नमेंट ने एक कमिटी अपॉइंट की। कमिटी ने रेकमेंड किया कि कंपनी को एक्स ग्रेशिया पेमेंट करनी चाहिए। एक्स ग्रेशिया मतलब जो कानूनी तौर पर जरूरी नहीं है, पर एक गुडविल जेस्चर है। एग्जैक्टली, सद्भावना में दिया गया पेमेंट। द कंपनी अग्रीड। 1952 में कंपनी ने इस 2,87,422 रुपए की रकम को राइट ऑफ कर दिया एंड क्लेम्ड इट एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर टू गेट अ टैक्स डिडक्शन। तो कंपनी ने इसे एक बिजनेस लॉस और मोर एक्यूरेटली अ रेवेन्यू लॉस माना, जो बिजनेस चलाने के दौरान हुआ। बट आई एम गेसिंग द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सॉ थिंग्स डिफरेंटली। दे सर्टेनली डिड। यहीं से लीगल बैटल शुरू हुई। द इनकम टैक्स ऑफिसर ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। ओके। उनका व्यू था कि ये न तो कोई ट्रेड डेट था, न ही कोई बैड डेट, बल्कि ये एक एक्स ग्रेशिया पेमेंट था, जो एक तोहफे जैसा है और बिजनेस एक्सपेंडिचर में क्लेम नहीं किया जा सकता। और फिर अपील में क्या हुआ? जब कंपनी ने अपील की तो अपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर से एक सीनियर अथॉरिटी होते हैं, उन्होंने भी कंपनी की दलील को खारिज कर दिया। तो इनकम टैक्स ऑफिसर और उनके सीनियर दोनों ने ही इसे बिजनेस लॉस मानने से इनकार कर दिया।
इसके बाद तो मामला जरूर लीगल एक्सपर्ट्स के पास यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में गया होगा। उनको क्या व्यू था इस पर? ट्राइब्यूनल का लॉजिक बड़ा इंटरेस्टिंग था एंड इट्स व्हाट सेट द स्टेज फॉर द सुप्रीम कोर्ट्स एनालिसिस। ट्राइब्यूनल ने भी इसे कैपिटल लॉस माना। कैपिटल लॉस क्यों? उनका तर्क था कि ये एडवांसेस प्योर एंड सिंपल, नॉट अराइजिंग आउट ऑफ सेल्स थे। उनका मेन पर्पस बिजनेस के लिए एक परमानेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, अ स्टेडी सप्लाई ऑफ क्वालिटी शुगर केन को एंश्योर करना था। अच्छा, देयरफॉर ये नुकसान ट्रेडिंग लॉस नहीं बल्कि कैपिटल लॉस है। यहां मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। एक तरफ कंपनी कह रही है कि ये बिजनेस चलाने का खर्चा है, दूसरी तरफ टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये एसेट बनाने का खर्चा है। दोनों अपनी जगह सही लग रहे हैं। ऐसे डेडलॉक को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास क्या टूल्स होते हैं? किन सिद्धांतों का सहारा लिया गया है यहाँ? This is where the judicial wisdom of the Supreme Court comes into play. जस्टिस हिदायतुल्ला ने इस मामले को दो मेजर लीगल डॉक्ट्रिन्स के लेंस से परखा। पहला था डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रू प्रॉफिट्स। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रू प्रॉफिट्स, व्हाट डज दैट मीन इन सिंपल टर्म्स? इसका बेसिस इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(1) और 10(2) में है। कोर्ट ने रीअफर्म किया कि सेक्शन 10(2) में जो डिडक्शंस की लिस्ट दी गई है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब वो अंतिम सूची नहीं है। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि एक बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे खर्चों को भी डिडक्ट कर सकते हैं जो लिस्ट में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बशर्ते वो कैपिटल नेचर के ना हो। टू अराइव एट द रियल कमर्शियल प्रॉफिट। एग्जैक्टली। इस सिद्धांत के लिए कोर्ट ने SM चिटनावीज और बडरस दागा जैसे लैंडमार्क केसेस पर रिलाई किया। Okay, so that opens the door for deductions not explicitly listed. But the core problem remains. Was this expense capital or revenue? So what was the second, more critical doctrine? The second, and the very heart of this judgment, was the capital versus revenue expenditure test. कोर्ट ने एक बहुत ही क्लियर एंड प्रैक्टिकल टेस्ट ले डाउन किया। जस्टिस हिदायतुल्ला ने फैसले में से सवाल पूछा, The questions to consider in this connection are, for what was the money laid out? Was it to acquire an asset of an enduring nature for the benefit of the business? Or was it an outgoing in the doing of the business? अच्छा, तो ये एक तरह से बिजनेस का ढांचा बनाने और बिजनेस चलाने के बीच का फर्क है। रॉ मटेरियल का सोर्स बनाना ढांचे का हिस्सा है, इसलिए वो कैपिटल है, और उस सोर्स से रॉ मटेरियल खरीदना बिजनेस चलाना है, इसलिए वो रेवेन्यू है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? You've absolutely nailed it. That's the fundamental principle the court was establishing. अगर पैसा किसी enduring asset यानी एक long term asset जो आपके बिजनेस के प्रॉफिट मेकिंग मशीनरी का हिस्सा है, उसे अक्वायर करने के लिए खर्च हुआ है, तो उसका नुकसान कैपिटल लॉस है। राइट। बट अगर पैसा व्यापार चलाने की प्रोसेस में इन द डूइंग ऑफ द बिजनेस खर्च हुआ है, तो उसका नुकसान रेवेन्यू लॉस है। वन इज एन इन्वेस्टमेंट, द अदर इज अ करंट एक्सपेंस। इस कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू के टेस्ट को और स्पष्ट करने के लिए क्या कोर्ट ने किन्हीं और मामलों का भी जिक्र किया? I feel some concrete examples would really help solidify this concept. The court did its research extensively. अपने आर्ग्यूमेंट को सीमेंट करने के लिए उन्होंने 3 बहुत ही फैसिनेटिंग इंग्लिश केसेस का हवाला दिया, जो इस डिफरेंस को परफेक्टली इलस्ट्रेट करते हैं। Okay, let's dive into those. The first case was English Crown Speltercore Limited v. Baker from 1908. यहाँ एक जिंक स्मेल्टिंग कंपनी ने अपने रॉ मटेरियल ब्लेंड की सप्लाई के लिए एक दूसरी माइनिंग कंपनी को एडवांस लोन दिया था, जो डूब गया। So the court saw this as a risky investment in another company, not a simple advance for goods. Exactly. The court held this was a capital investment. Justice Bray के शब्द थे, I can come to no other conclusion but that this was an investment of capital and was not an ordinary trade transaction of an advance against goods. बहुत clear है। यहाँ पैसा गुड्स खरीदने के लिए नहीं, बल्कि गुड्स सप्लाई करने वाली कंपनी को फाइनेंस करने के लिए दिया गया था। It's a subtle but critical difference. It is. Okay, what's the second case? The second was Charles Marsden and Sons Limited v. a Commissioner of England Revenue from 1919. यहाँ एक पेपर कंपनी ने 10 साल तक वुड पल्प की सप्लाई के लिए एक कैनेडियन कंपनी को 30,000 रुपीस का ह्यूज एडवांस दिया। That money was also lost. 10 years. That feels less like buying this year's pulp and more like buying a stake in the supply source itself. The enduring nature aspect seems very prominent here. Precisely. The court held it to be a capital expenditure. Justice Rowlatt का तर्क था कि ये एक normal advance नहीं था, बल्कि it was
a venture to establish a source and money was adventured as capital. To establish a source. ये फ्रेज की है. ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था, ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं. A venture to establish a source. That Right. phrase is very powerful. It clearly points towards a capital-like activity. So these two cases define what a capital expense looks like. And the third case? The third case provides the perfect contrast. It was Reed's Brewery Co. Limited, V. Mail, from 1891. यहाँ एक ब्रूरी यानी शराब की भट्टी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अपने कस्टमर्स जैसे पब ओनर्स को लोन्स भी देती थी ताकि वो इसकी बियर बेचें. Acha. When some of these loans became bad debts, the court allowed them to be deducted as a revenue loss. Okay, so the brewery's loans were part of their sales process, not an investment to build their brewing capacity. It was capital used in the course of trade, not capital invested to create an asset. You've synthesized the principle perfectly. Justice Pollock ने यही कहा था. No person who is acquainted with the habits of business can doubt that this is not capital invested. It is capital used in the course of their trade. So from these three cases, we get a clear source versus supply test. अगर आपका पैसा सप्लाई का सोर्स बनाने में लग रहा है, जैसे 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट या अनदर कंपनी को फाइनेंस करना, तो वो कैपिटल है. Right. लेकिन अगर पैसा उसी सोर्स से डे टू डे सप्लाई खरीदने में लग रहा है, तो वो रेवेन्यू है. इट्स द डिफरेंस बिटवीन बिल्डिंग द पाइपलाइन एंड पेइंग फॉर द वाटर फ्लोइंग थ्रू इट. So armed with these principles and this very clear pipeline analogy, how did the Supreme Court view Mysore Sugar's advances? The application of this test was the final, decisive step. सुप्रीम कोर्ट ने अपने established टेस्ट को इस केस के फैक्ट्स पर अप्लाई किया और पाया कि कंपनी द्वारा दिए गए एडवांसेस were purely revenue in nature. And what was their specific reasoning? How did they dismantle the tribunal's argument that this was for a permanent source? The reasoning, laid out with great clarity in paragraphs 11 and 12 of the judgment, is a masterclass in judicial logic. First, the court noted कि ये एडवांस किसी permanent asset को create करने के लिए नहीं था. Okay. It was, in the court's own words, simply an advance against price of one crop. Just one crop. हाँ, it was a forward arrangement for the next year's crop, not for all crops for all time. Second, the court said, इसमें investment का कोई element था ही नहीं. There was, and I quote, hardly any element of investment. It was, from the company's perspective, a current expenditure towards purchasing its raw material. The court made a crucial observation stating the amount so far as the assessee company was concerned represented the current expenditure towards the purchase of sugarcane. That puts it beyond doubt. It wasn't about setting up a farm, it was about buying the produce from the farm. Absolutely. And then came the final, most elegant conclusion, which really simplifies the entire issue. क्या था वो? The court said that this loss was not some abstract capital erosion. In paragraph 12, the judgment concludes, the resulting loss to the assessee company was just as much a loss on the revenue side as would have been if it had paid for the ready crop which was not delivered. Wow, that simplifies everything. Essentially, paying an advance for future goods that gets lost is commercially the same as paying for ready goods that never arrive. It's a trading loss, plain and simple. Precisely. It's a risk inherent in the day-to-day operations of the business. It's part of the working capital cycle. Right. And so, the Supreme Court upheld the High Court's decision and dismissed the Income Tax Commissioner's appeal. It was decided that the loss of 2,87,422 rupees was a revenue expenditure and fully deductible for tax purposes. तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ ये है कि किसी खर्चे का क्लासिफिकेशन उसके फॉर्म पर नहीं बल्कि उसके पर्पस और सब्सटेंस पर डिपेंड करता है. If the expenditure is to facilitate the day-to-day operational cycle of the business, like procuring raw materials, it's a revenue expenditure, even if it's a large amount paid in advance. Exactly. This judgment draws a very clear, practical line between working capital and fixed capital. The money given to the Opigadas was part of the company's working capital cycle, used to keep the business running. It wasn't an investment to create a fixed asset or a long-term advantage. A truly foundational judgment.
It provides a mental model that business owners and finance professionals can apply even today. It does, and it leaves us with a provocative thought. This ruling is from 1967, from the world of sugar and sugarcane. But how do we apply this principle in today's digital economy? It's an interesting question. For instance, when an OTT platform like Netflix or Amazon Prime pays a huge advance to a production house for the exclusive rights to a movie or a series for, say, 5 years, is this expenditure a revenue expense because this content is their raw material and this is just for a few years? Or Or is it a capital expenditure because it creates an exclusive asset of an enduring nature that will generate revenue over that period? The argument for revenue would be that it's part of their content acquisition cycle, just like sugarcane for Mysore sugar. and the argument for capital. The argument for capital would be that a 5-year exclusive right is an enduring asset, much like the 10-year pulp contract. This very question shows why the principles laid down in the Mysore sugar case are just as relevant and debated today as they were over half a century ago.